मेरी सास पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी और पति भी अपने काम पर गया था। मैं उस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थी। तभी मेरे पति का दोस्त घर पर आ गया और उसने कुंडी लगा ली। ये देखकर मैं डर गई और उसे जाने को बोला, पर उसकी आंखों में तो इस वक्त कुछ और ही था। और फिर उसने अपने अरमानों का सैलाब ला दिया। कपड़े आत्मसम्मान को बचाते हैं, लेकिन उस वक्त वो जमीन पर। उसने लगातार 2 घंटे तक मेरा नाम आंचल है। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन मुझे ये सपने देखने की बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी, जो मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने भी दया नहीं की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वह सब कुछ ना होता, जिसे सुनकर लोगों की आत्मा भी कांप उठे। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबों का बसेरा था। हम 4 भाई बहन थे। पापा किसी की दुकान पर काम करते थे और मम्मी किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, लगभग 6-7 साल की। इसीलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधले सपने की तरह अपनी जिंदगी याद है। मेरी एक बहन और एक भाई मुझसे बड़े थे और एक भाई छोटा था। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक या फिर कभी आधी रोटी ही हम लोगों को मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा हुआ था, जिसमें जाने की जिद हम सभी भाई बहन कर रहे थे। हमारे पापा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अपनी मम्मी के साथ मेले में चले गए, क्योंकि मम्मी का दिल हम सबको रोते हुए देखकर पिघल गया था। ना जाने वह कौन सा दिन था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन वही था जब मैं अपनी मम्मी और बाकी 3 भाई बहनों के साथ मेले में घूमने चली गई थी। लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल खूब ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई भी चीज खरीद सकते। मेरी बहन कहने लगी कि मम्मी मुझे झूला झूलना है, तो मैं भी कहने लगी कि मम्मी हमें जलेबी खानी है। तो मेरी मम्मी ने गुस्से से कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तुम लोगों को बस मेला घुमाने लाई हूँ। मेले की रौनक देखो और चलो जल्दी से घर। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। मम्मी हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। फिर मम्मी ने अचानक कहा कि चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ पर कहीं फंस ना जाएं। ये कहकर मम्मी हम सभी भाई बहनों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी और अचानक ही मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और फिर मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं था। मैं मम्मी को आवाज देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई थी। मम्मी और मेरे भाई बहन मेरी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गए और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने मम्मी को बहुत आवाज दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन मुझे ना तो मम्मी कहीं नजर आई और ना ही मेरा कोई बहन या भाई। मैं वहीं खड़ी होकर बुरी तरह से रो रही थी कि तभी अचानक थोड़ी देर के लिए पास आई और वह मुझसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर खड़ी हुई क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ खो गई हैं। तो वह औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाती हूँ। मैंने ये बात सुनी तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वह औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी दिया। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने खाना खाकर दूध पिया और वहीं लेट कर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं। कपड़े देखकर मेरा दिल तो ललचा गया। मैंने जल्दी से वह कपड़े बदले। उसके बाद उस औरत से कहा कि आंटी चलो मुझे मम्मी के पास ले चलो। तो वह कहने लगी मैंने तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। इसलिए जब तक तुम्हारी मम्मी की कोई खैर खबर नहीं मिलती है तुम इधर मेरे पास ही रहो। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी ही बना करके रखूंगी, तुम्हें मैं किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लग गई। मुझे वहां पर कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन एक और अंकल आंटी वहां पर आ गए और मुझे अपने साथ लेकर गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी मम्मी से मिले थे, मगर आपकी मम्मी ने आपको अपने पास रखने से मना कर दिया है। वो कहती है कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं और मैं आंचल का बोझ नहीं उठा सकती, इसीलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर के जैसा ही था।
लेकिन उनके घर में कोई भी बच्चे नहीं थे, वह दोनों अकेले ही रहते थे। इसीलिए मुझे भरपेट खाने को रोटी तो मिल ही जाती थी, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। पहले पहल तो मुझे मम्मी पापा की और अपने भाई बहनों की बहुत ज्यादा याद आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उन लोगों को भूलने लगी और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए पापा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सिलाई करते थे और मम्मी घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वहां कपड़े लेने के लिए हमारे घर आई थी। मम्मी ने उनको बताया था कि ये आंचल है और हमारी बेटी है, हमने इसको एक अनाथ आश्रम से गोद लिया है। ये सब सुनकर सब औरतें मेरी नई मम्मी की तारीफ करती हुई और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी अनाथ आश्रम से नहीं लिया गया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी मम्मी याद आ जाती हैं, जिन्होंने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए अब मैं अपनी सगी माँ से नफरत करने लगी थी। मेरे नए मम्मी पापा ने मेरा स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पढ़ने लग गई थी। नई मम्मी सारा दिन घर के काम और कपड़े बेचने में बिजी रहती थी और नए पापा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर पर लेकर आए थे, जबकि उन लोगों को मुझसे कोई खास मतलब भी नहीं था। दोनों अपने अपने कामों में ही बिजी रहते थे। वह मुझे अपनी बेटी बनाकर ले तो आए थे, लेकिन बेटी वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि उन लोगों की शादी को 15 साल गुजर गए थे और उसके बाद भी उनके यहाँ पर कोई औलाद नहीं हुई थी और इसीलिए ये लोग मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर लेकर आए थे। इसी तरह से समय गुजरता चला गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी बिजी जिंदगी में मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत काम करके बिजी रहने लगी थी। मेरे नए पापा को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता था, इसलिए ही वो मम्मी को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ा करती थी। लेकिन पापा का सारा गुस्सा नई मम्मी पर ही निकलता था और नई मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। वह मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर बहुत जलाती थी। मैं यह सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की जरूरत ही नहीं थी तो फिर ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? शायद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, या फिर शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर मैं जवान हो गई। मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर ली थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मैंने अपने पापा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और इसीलिए वह मुझे शहर भेज दें। लेकिन पापा कहने लगे कि हमारे घर में बेटियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती हैं, इसीलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और मम्मी पापा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन पापा ने यह महसूस किया कि मैं उदास रहने लगी हूँ, तो वह मेरी उदासी की वजह जान गए। वो समझ गए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि मैं खाना पीना भी कम खा रही थी और किसी भी काम में दिलचस्पी भी नहीं लेती थी। तो पापा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैंने पापा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वह मुझे इतने साल पहले अपने घर लेकर आए थे। आंटी अब पहले से काफी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब वह अकेली रहती थी। उनके काम काज करने के लिए घर में नौकर चाकर मौजूद थे। वो 24 घंटे घर पर वैसे अकेली ही रहती थी। वहां रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना एक मैरिज ब्यूरो भी चलाती हैं और जिन बे औलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की जरूरत होती है, उन्हें कहीं ना कहीं से वह बच्चे लाकर भी दे देती हैं। मुझे हैरत होती थी कि ये बच्चे उनके पास आते कहाँ से थे। ये सवाल मैंने आंटी से एक दिन पूछ लिया। मेरे इस सवाल पर आंटी पहले तो थोड़ा सा हड़बड़ा गई, फिर वो कहने लगी कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वह अनाथ होते हैं। ऐसे बच्चे कुछ लोग मेरे पास खुद ही पहुंचा देते हैं, या फिर आजकल का जमाना बहुत खराब है, लड़कियां शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं, तो वह अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही मार देना चाहती हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी तो वह बच्चा मुझे दे देना, बदले में मैं बच्चों की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ और इस तरह से बच्चों की जिंदगी भी बच जाती है और बे औलाद जोड़ों का भी भला हो जाता है। आंटी की ये बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा था कि आंटी इतना अच्छा काम करती है। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में बहुत होशियार थी। अब धीरे धीरे मैं उनका काम देखने लग गई थी। जब कॉलेज से मैं वापस आती तो मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें भी करती थी और फिर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। अब बस हर रोज का मेरा यही रूटीन था।
इसी में 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर में 3-4 बार ही गई थी, क्योंकि पापा 2-3 हफ्तों के बाद शहर का चक्कर लगाते थे, तो वो मुझसे मिलने भी आ जाया करते थे। वह हर महीने कुछ पैसे भी मुझे दे देते थे। लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लगी थी, इसलिए मैंने पापा से पैसे लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि चलो, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए बचा करके रखता हूँ, आगे तुम्हारे फ्यूचर में ये काम आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक कमेटी डाल दूंगा। मैं पापा की बात पर खामोश रही। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोटिस के सिलसिले में उससे मेरी बातचीत होने लगी थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। अब हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़के का नाम अमर था। अमर का संबंध एक बहुत ही अमीर घराने से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। अमर कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच के मालिक नहीं है, बल्कि उनको इस बात से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की हो। अमर की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई थी, मगर फिर भी दिल में अजीब सा डर सता रहा था। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल समस्या तो मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को भी अमर से फोन पर बात करती थी, इसीलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया और एक दिन वह मुझसे पूछने लगी कि रात के समय तुम किसी से बातें किया करती हो क्या? कोई लड़का है जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई है? तो मैंने आंटी से कहा कि वो मेरा क्लासमेट है और वह बहुत अच्छा लड़का है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो, वे लोग शायद तुम्हें इन सब बातों की इजाजत नहीं देंगे। मैंने आंटी से कहा कि अमर मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे सामने आगे आ ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए अब 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे पेपर्स भी शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दिया और अपने पेपर की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर घर आई तो आंटी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी उस वक्त सारी बातें सुनी तो मेरे कान ही खड़े हो गए, क्योंकि वह किसी से कह रही थी कि आंचल को जिस गांव के मेले से मैं लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है, जो आंचल के असली माँ बाप को जानती है। उनकी ये बात सुनकर मैं छुप कर वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेंगी। लेकिन जो भी मैंने सुना, उसे सुनकर के तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। आंटी फोन पर किसी से कह रही थी कि आंचल को मैंने अपने जानने वाले एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी है, जबकि वह अब जवान हो चुकी है और मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि वह बहुत ही खूबसूरत और एकदम ताजा खिली हुई लड़की है। क्यों ना मैं इसे किसी के ऐसे के हाथों बेच दूं जहां से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। ये सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे एकदम से सामने देखकर वह बुरी तरह से चौंक गई। उन्होंने तुरंत ही फोन काट दिया। मैं उनकी तरफ खामोशी से देखे चली जा रही थी। वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरी सारी बातें सुन ली हैं, तो फिर तुम ये भी सुन लो कि जो मैं कह रही हूँ वह सब सच है। तुम्हारे नए माँ बाप ने मुझसे जो रकम तय की थी, उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे वह रकम मिल जाएगी क्या, या फिर मैं खुद ही किसी तरह से वो वसूल करूं। मैं ये सब सुनकर वहीं कुर्सी पर गिर गई। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन नए पापा मुझे लेने आ पहुंचे, तो मैंने आंटी के सामने पापा से पूछा कि आपने मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो रकम अब तक आपने आंटी को नहीं चुकाई है। पापा ये सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पापा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे पहले ही दे चुका हूँ और अब आप किन पैसों की बात कर रही हैं, और ये सब बातें आपको आंचल के सामने करने की जरूरत ही क्या थी। तो आंटी कहने लगी कि जो पैसे तुम लोगों ने मुझे उस वक्त दिए थे, तब तो उस वक्त ये बहुत छोटी सी थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये जवान होने के बाद इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, इसीलिए मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं फिर अपने तरीके से और भी ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे कि मैं कोई दुकान में पड़ा हुआ सामान हूँ जिसकी बोली लग रही हो। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे पापा भी अब गुस्से में आ गए और वह चिल्लाकर कहने लगे कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में सब कुछ बता दूंगा। जो भी आप ये काला धंधा करती हैं, वह सब कामों का मैं पर्दाफाश कर दूंगा। इतना सुनना था कि आंटी थोड़ा डर गई थी। मैं भी हैरान होकर नए पापा का मुंह देखने लगी कि वह इन लोगों के कौन से काले धंधे की बात कर रहे थे। पापा कहने लगे कि इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब मैं इसे आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। तब आंटी ने गुस्से में आकर पापा को अमर के बारे में सब कुछ बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिलाए बैठी हुई है।
पापा ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और फिर वह मुझे लेकर गांव चले गए। गांव जाकर मम्मी को उन्होंने सब कुछ बता दिया तो मम्मी मुझे मारने लगी और पापा से कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि किसी भी पराये का खून कभी अपना नहीं होता। अब आप खुद ही देख लो ये लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। पापा कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं इसकी शादी कर दूंगा। अगर ये हमें परायापन दिखा सकती है तो फिर मैं भी इसे दिखाऊंगा कि परायापन क्या होता है। आज तक मैंने इसका बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब ये भी देखेगी कि मेरी नाक काटने का क्या अंजाम ये भुगतेगी। इतना कहकर पापा ने फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि सारी जिंदगी मैं अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और उनसे नफरत करती रही और यही सोचती रही कि मेरी माँ ने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वह बेचारी तो आज तक मेरे लिए तरसती होगी। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर मेरे बदले में पैसे लेकर इन लोगों को बेच दिया था जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा तो यही होता कि ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे मम्मी पापा कौन थे। यही सब बातें सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हुआ चला जा रहा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ और पापा ने ना जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई, अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि मैं अमर से प्यार करती हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे वह भी बहुत प्यार करता है। मेरे साथ जोर जबरदस्ती ना करें। लेकिन मेरे मुंह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर पुराने ख्याल वाले मेरे पापा और भी गुस्से से बौखला उठे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मैं लड़खड़ा कर वहीं पर गिर पड़ी थी। वह मुझसे कहने लगे कि जहां तेरी शादी तय हुई है वहीं तेरी शादी अब होगी और शादी की बात तेरा हमसे कोई भी संबंध नहीं रहेगा। अब हम पहले भी बे औलाद थे और तुझे इस घर से भेजने के बाद भी बे औलाद की जिंदगी ही जी लेंगे। पापा ने जो भी कहा था उसके अनुसार एक हफ्ते के बाद मेरी शादी भी कर दी गई थी। अमर का प्यार दिल में दफन करके मैं रमेश की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। रमेश का संबंध बहुत ही गरीब घराने से था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप का देहांत हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। रमेश उम्र में मुझसे बिल्कुल डबल था और देखने में भी वह बिल्कुल भद्दी सकल सूरत का था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने क्या देखकर मेरी शादी रमेश से कर दी थी। उनकी सगी बेटी होती तो कभी उसके साथ वह ऐसा नहीं करते। उन्होंने ना जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया था जो मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक डायन के जैसी औरत थी। वो हर वक्त उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता ही रहता था कि जो मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर देता था। कभी वह मुझे बदकिरदार और बदतमीज कहती तो कभी वह मेरे किए गए हर काम में कमी निकाल कर मुझे जलील करती रहती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और इसी वजह से वह मेरे साथ और भी ज्यादा जातियां करती थी। रमेश भी अपनी माँ की तरह ही था। अगर वह दिल का अच्छा होता तो शायद धीरे धीरे मैं उसे अपना पति स्वीकार कर ही लेती। शादी के शुरू शुरू में तो मैंने समझौता करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन रमेश अनपढ़ जाहिल गंवार था और पुरानी सोच का मालिक था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती तो वह मुझ पर शक करने लग जाता और कहता कि किसी से मिलने जा रही है क्या जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही है। शरीफ औरतों के ये लक्षण नहीं होते। उसकी ये बकवास सुन सुनकर मेरा दिल और भी उससे भरता चला गया। फिर तो मैं उसकी शकल भी देखना गवारा नहीं समझती थी। मैंने उससे बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब तो धीरे धीरे रमेश ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वह अपनी माँ के भड़कावे में आ जाता था और फिर वह मुझे बुरी तरह से पीट दिया करता था। कुछ दिनों के बाद रमेश अपने साथ एक आदमी को घर पर हर रोज रात को लाने लगा। वह उसे अपना नया दोस्त बताता था। उस आदमी की नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह मुझे बहुत ही गलत नजरों से देखा करता था, लेकिन रमेश को उस आदमी से बहुत गहरा लगाव था। इसका कारण भी मुझे पता चल गया था क्योंकि वह आदमी रमेश की रुपए पैसों में खूब मदद कर रहा था और आए दिन उसे मुफ्त की शराब भी पिलाता रहता था। इसीलिए वह आदमी रमेश का इतना जिगरी हो गया था। लेकिन वह रमेश पर इतना मेहरबान सिर्फ इसलिए था ताकि रमेश उसे आए दिन घर पर लेकर आए और वह अपनी आंखों को सेकता रहे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उस आदमी की हिम्मत हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। वह बातों ही बातों में हंसी मजाक करते हुए मेरे करीब आने की कोशिश करता था और कभी किसी काम में तो कभी किसी चीज में मदद करने के बहाने वह कभी मेरे हाथ से अपना हाथ लगा देता। ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था और मैं ये देखकर बहुत हैरान थी कि इससे मेरी सास और मेरे पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जबकि वैसे वह लोग हर वक्त मेरे किरदार को लेकर मुझे जलील करते रहते थे। एक दिन जब मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई तो मैंने रमेश से इस बात की शिकायत की और कहा कि आज के बाद वह अपने उस दोस्त को इस घर में लेकर ना आए। मेरा इतना कहना था कि रमेश ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और मुझसे कहने लगा कि वह अपने दोस्त के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता है।
मैं अब समझ चुकी थी कि ये आदमी पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका है कि इसे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसे बस सिर्फ पैसे और शराब से ही मतलब है। इसीलिए फिर मैंने उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया और ये फैसला कर लिया कि उस आदमी के घर में आते ही मैं जल्दी से काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाया करूंगी। अब मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उस मक्कार इंसान को तकलीफ होने लगी थी। एक दिन मेरी सास पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी और रमेश भी उस वक्त अपने काम पर गया हुआ था। उसी वक्त अचानक से किसी ने घर के दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाई और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही आदमी था। उसे कुंडी लगाता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं उस पर जोर से चिल्लाई कि तुमने कुंडी क्यों लगाई है, लेकिन वह बेशर्मों की तरह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा था कि वह किस इरादे से यहाँ आया है। डर के मारे मेरा गला पूरी तरह से सूखने लगा। मैंने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरी आवाज मेरे हलक में ही बंद कर दी। वह अपने गलत इरादों को पूरा करना चाहता था, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। मैंने भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और खींचातानी में उसको इतनी जोर का धक्का दिया कि वह दूर जाकर गिरा और मैं तुरंत ही फुर्ती से अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। वह बहुत देर तक मेरे कमरे का दरवाजा पीटता रहा और उसे धक्का देकर तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो दरवाजा बहुत मजबूत था और इसीलिए वो हार गया। और फिर उसे ये डर भी सताने लगा कि कहीं कोई घर पर ना आ जाए, इसीलिए फिर वह वहां से चला गया। जब मेरी सास पड़ोस से वापस लौट कर आई और उन्होंने मुझे आवाज दी, तभी मैं अपने कमरे से निकली और मैंने रो रो कर उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी सास ने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शाम को जब रमेश घर वापस लौट कर आया तो उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ बताते हुए सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया कि मैं रमेश के दोस्त को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब देखकर मेरी तो हैरत की कोई इंतहा ही नहीं रही थी। मैंने रमेश को कई बार समझाया कि कम से कम तुम तो मुझ पर विश्वास करो, मेरे चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है, लेकिन उस दिन तो हद ही पार हो गई थी। रमेश ने तुरंत ही अपनी माँ की बात पर विश्वास करते हुए मुझे डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे मेरे अंदर भरा हुआ गुस्सा और नफरत लावा की तरह फूट पड़ा। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर झूठा इल्जाम हरगिज नहीं झेल सकती। मैंने भी तुरंत ही रमेश के हाथ से डंडा पकड़कर खींच लिया और एक डंडा खींचकर रमेश को दिया और उसके बाद मैं अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने डंडा उठाते हुए रमेश से कहा कि अगर आज के बाद तुमने मुझ पर कोई भी घटिया इल्जाम लगाया या मुझ पर हाथ उठाया तो मैं इस डंडे को सर पर मारकर तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। बहुत सह चुकी मैं तुम लोगों के जुल्मों से कम। मैं इतनी जोर से उस वक्त चीखी थी कि रमेश और उसकी माँ दोनों ही घबरा गए। मैं किसी घायल शेरनी की तरह बिखर पड़ी थी। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि तुम मेरे पति होने के लायक ही नहीं हो और आज के बाद मुझे तुम्हें अपने चरित्र को लेकर कोई सफाई भी नहीं देनी है। मेरी सास मेरा ये रूप देखकर पूरी तरह से डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने मुझसे बोलना कुछ कम कर दिया था, क्योंकि वह डर गई थी। उसे लगने लगा था कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। जब रमेश की माँ ने उसे भड़काना बंद कर दिया तो वह भी ठंडा पड़ गया था। अब रमेश ने अपने उस लीचर दोस्त को भी घर पर लाना बंद कर दिया था। मैंने अपने आप को कमरे तक ही सीमित कर लिया। मैं सिर्फ उसी समय कमरे से बाहर निकलती थी जब मुझे खाना बनाना होता था या फिर घर का कोई काम करना होता था। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से नहीं निकलती थी और ना ही मैं उन लोगों से कोई भी बात करती थी। लेकिन मैं अब ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती थी। इसीलिए एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी ही ये मौका भी मिल गया था, क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ पर शादी थी और मैं तबीयत खराब होने का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। जब दोनों माँ बेटे शादी पर चले गए तो पीछे से मैं अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और शहर चली गई जहाँ पर मैं पहले पढ़ती थी। वहाँ के सारे रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधा अपनी सहेली के पास गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं 8-10 दिन तक उसके घर पर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वालों से कहकर मेरी एक कंपनी में जॉब लगवा दी थी। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वह जॉब मुझे आसानी से मिल गई थी। जॉब शुरू होने के बाद मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैंने एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस रमेश के घर पर भिजवा दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि रमेश जैसा जाहिल इंसान इतनी आसानी से तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जब मैं इस शहर में आई तो अमर की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने अमर से सारे संबंध खत्म कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी शादी हो गई है तो अब अमर के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं अमर को दिल से निकाल नहीं पा रही थी। जी चाहता था कि अमर से एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं और अब तलाकशुदा भी हो जाऊंगी। वह भला मुझे क्यों प्यार करेगा और क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा।
और ये भी हो सकता है कि अब तक उसकी भी शादी हो गई हो। बस यही सब सोचकर मेरे हाथ रुक जाते थे। मुझे जॉब करते हुए 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वो मेरे काम से बहुत खुश थे। दरअसल जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी उस समय वह विदेश में थे और इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि ये कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ओनर है जो बहुत मेहनती है और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही उनसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि मेरे बॉस का संबंध पहले बहुत गरीब घराने से था और वह अपनी मेहनत के बलबूते पर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके कैबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारे नौजवान अब अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर मैच्योर हैं। बॉस ने मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात भी मुझे मिल गए थे। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि रमेश जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आजाद हो चुकी थी और अपनी जिंदगी का सही फैसला भी कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट किया और ना ही उन आंटी से, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि वह सब लोग ही मेरे साथ बिल्कुल भी वफादार नहीं रहे थे। और इसी वजह से मैं बस अब अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई अच्छा फैसला करना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे हवाले कर दिए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए वो सारे काम भी बड़े ही अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए। तो ये देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच का ऑफर दिया, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तो वह मुझसे कहने लगे कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरी तरफ से इस ट्रीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी ये बात सुनकर मेरा तो दिल ही भर आया और फिर मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर गई। इस दौरान वह मुझसे कहने लगे कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे बहुत अपनापन महसूस होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ, क्योंकि आपका नाम मेरी बहन से मिलता है। मैंने भी खुशी खुशी उन्हें इजाजत दे दी। उन्होंने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा, पर भला मैं अपनी क्या कहानी उन्हें बताती। इसलिए मैंने बस इतना कह दिया कि मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं और अपनी बात खत्म कर दी। फिर उन्होंने मुझसे मेरा फोन नंबर लिया और कहने लगे कि आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के आप अपने इस छोटे भाई को कॉल कर लेना। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं ऑफिस नहीं गई तो मेरे बॉस ने मुझे फोन करके मेरे ऑफिस ना आने की वजह पूछी। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे बहुत तेज बुखार है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने दवाई ली, तो मैंने कहा कि बाहर बहुत तेज पानी बरस रहा है और इस वक्त मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, इसीलिए फिलहाल मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। लेकिन शाम तक जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिलेगा और बारिश बंद हो जाएगी, मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास जरूर चली जाऊंगी। अभी कुछ ही देर बीती थी कि उसके बाद मेरे पास मेरे बॉस का फोन आया और वो कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर ही बैठा हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने उनको बहुत मना किया पर वह बिल्कुल माने ही नहीं। फिर मैं नीचे उतरकर उनकी गाड़ी में बैठ गई और वह मुझे डॉक्टर की क्लिनिक पर लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां लिखकर दी। फिर वह बाहर से कुछ खाना पैक करवा कर मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आए। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे लिए आज जो भी किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इस पर वह बहुत ही इमोशनल होते हुए कहने लगे कि आप मेरी बहन जैसी हो और एक भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। आपको नहीं पता, लेकिन आपको देखकर मुझे मेरी बहन की बहुत याद आती है। उनकी इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि आपकी बहन को क्या कुछ, तो वो कहने लगे, दरअसल मेरी बहन आज से काफी सालों पहले एक मेले में हम लोगों से बिछड़ गई थी और सच कहूं आपको देखकर ऐसा लगता है कि अगर आज वह मेरे सामने होती तो बिल्कुल शायद आपके जैसी ही दिखती। अपने बॉस की ये बात सुनकर मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं बस रोए चली जा रही थी। मेरे बॉस कहने लगे कि आप इतना रो क्यों रही हैं। मैंने तुरंत ही उन्हें अपने गले से लगाया। सदियों से बेचैन इस दिल को आज जाकर सुकून मिला था। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं ही तुम्हारी वह बदनसीब बहन हूँ जो तुमसे मेले में बिछड़ गई थी। मेरी इस बात पर मेरे छोटे भाई को यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक उसे पूरी बताई, जिसे सुनकर वह भी रोने लगा। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और सीधा अपने घर लेकर गया। उसने मुझे बताया कि जब मैं खो गई थी तो मम्मी पापा ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली। इसके बावजूद भी वह जब तक जिंदा रहे तब तक वह लोग मुझे ढूंढने की हर संभव कोशिश करते रहे और फिर मुझसे मिलने की उम्मीद लिए हुए ही वह एक दिन इस दुनिया से भी चले गए। मैंने अपने छोटे भाई अमित से अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई के बारे में पूछा कि वह कहाँ पर हैं और कैसे हैं, तो उसने मुझे सबके बारे में बताया।
मैंने कहा कि मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। अमित ने कहा कि बड़े भैया तो इसी शहर में रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलूंगा। हम सब इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी है जो गांव में रहती है। मेरा दिल सबसे मिलने को बड़ा बेचैन था और ये सब मेरे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह से अचानक मुझे मेरा परिवार खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने इतने सालों बाद ही सही लेकिन मुझे वापस मेरा परिवार लौटा दिया। मेरे छोटे भाई ने मुझे जॉब करने से मना कर दिया। वो कहने लगा कि अब आप घर पर बैठकर आराम करो, ये सारे काम करने के लिए आपका भाई है ना। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उसके खड़े किए हुए कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी इस इच्छा का मेरे भाई ने मान रखा। इसके बाद अमित ने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बता दी और दीदी को भी फोन करके बड़े भाई के घर पर ही बुला लिया। वीकेंड पर हम सब भाई बहन एक दूसरे से मिलकर काफी देर तक रोते रहे और बहुत देर तक हम अपनी सारी पुरानी बातों को करते रहे। मेरी बड़ी भाभी भी बहुत अच्छी थी। अब मैं अमित के साथ ही रह रही थी और हर वीकेंड पर हम लोग बड़े भाई के घर चले जाते थे। फिर एक दिन मेरे भाइयों ने मुझसे मेरी आगे की जिंदगी के बारे में पूछा कि अब मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। उनकी इस बात को सुनकर मेरे दिल में फिर से अमर का ख्याल आया, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात को टाल दिया। पर अमित शायद मेरी चुप्पी को समझ गया था। उसने मुझसे जब बहुत पूछा तो मैंने अमर के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। अमित ने कहा कि तो फिर हम अमर को ढूंढ कर निकालेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं अमर के काबिल बची हूँ, और दूसरा इतने टाइम में तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी, तो अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं है। बिना बात मैं उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरा भाई भी खामोश हो गया। कुछ समय के बाद ही मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया, जहां हम सब फिर एक साथ मिलकर रहने लगे। मेरे भाई चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अमर के सिवाय अब किसी और के ख्याल से भी डरने लगी थी। इसलिए मैंने अपने आप को सिर्फ अपने काम तक ही सीमित कर लिया था। मैं दिन रात बस ऑफिस के काम में जुटी रहती और घर आकर खाना खाकर सो जाती थी। मेरे दोनों भाई अब बहुत बड़े आदमी बन गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में बुलाया जाता था। वह कई बार ये चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मैं हर बार उन्हें मना कर देती थी। वह अच्छे से समझ रहे थे कि मैं दुनियादारी से और लोगों से मिलने जुलने से कट रही हूँ, इसीलिए वह मुझे घुलने मिलने को कहते थे। पर मेरा इस सब के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता था। कभी कभार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और भाभी का दिल रखने के लिए ही उनके साथ एक दो पार्टीज में चली जाया करती थी, लेकिन वहां पर भी मैं सिर्फ बोर ही हुआ करती थी। फिर एक दिन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी का कार्ड हमारे घर पर आया, तो भैया ने मुझसे जोर देते हुए कहा कि मैं भी उनके साथ में चलूं। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और भाभी से कहकर उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस भी मंगवाई, जिसे उन्होंने वहां पहनकर चलने के लिए कहा। मैं अच्छे से समझ रही थी कि भैया मुझे वहां क्यों ले जाना चाहते हैं, ताकि वहां पर आने वाले बड़े घराने के लोगों से वह मुझे इंट्रोड्यूस करा सकें, और हो सकता है उनमें से ही किसी से मेरे रिश्ते की बात चल जाए। उस शादी में पहुंचकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि भैया मुझे वहां ढेर सारे लोगों से मिलवा रहे थे। काफी देर सबसे मिलने के बाद मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं इस मौके की तलाश में थी कि कब भैया लोगों से बात करने में बिजी हो जाएं और मैं कोई कोना पकड़ कर बैठ जाऊं। और जैसे ही ऐसा हुआ, मैं तुरंत ही एक खाली जगह की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई जा रही थी कि उसी वक्त जल्दबाजी के चक्कर में मैं किसी से टकराई और एक झटके से नीचे गिरने को हुई। लेकिन उस शख्स ने तुरंत ही मुझे थाम लिया और मुझे गिरने से बचा लिया। मैंने उससे सॉरी कहा क्योंकि इसमें मेरी ही गलती थी। पर जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि अमर ही था। अमर ने मुझे जैसे ही वहां देखा, वह हैरान रह गया। वह कहने लगा, आंचल तुम यहाँ कैसे, और मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, आखिर तुम कहाँ चली गई थी। उसने मुझे सबके सामने गले से लगा लिया। मैं हैरान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अमर से क्या कहूँ। अमर की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो चुका था और मेरी क्या हालत हो गई थी, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी अमर को यह एहसास हुआ कि वह इस वक्त काफी सारे लोगों से घिरा हुआ है, इसीलिए वह तुरंत ही मुझे बालकनी में लेकर गया। फिर मैंने उसे रोते हुए अपनी पूरी दास्तां बता दी। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद अमर का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। वह कहने लगा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा कि उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि मैं तुमसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। अमर ने कहा, तो कम से कम
जब तुम यहाँ इस शहर में वापस लौट आई थी, तब तो मुझसे एक बार मिल सकती थी। मैंने अमर से कहा कि मैं तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अमर कहने लगा कि कौन सी गृहस्थी, जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरी गृहस्थी बर्बाद कैसे होती। अमर की इस बात को सुनकर मेरे होश उड़ गए। अमर ने कहा, पगली, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवाय मैंने अपनी पत्नी के रूप में कभी किसी को स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए मैं आज तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता रहा। मम्मी पापा ने मुझसे शादी के लिए बहुत कहा, मुझ पर बहुत दबाव भी बनाया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, और इसीलिए फिर थक हार कर उन्होंने मेरी छोटी बहन की शादी तय कर दी, और आज उसी की शादी है। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, और मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। अमर के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे आंसुओं का बांध ही टूट पड़ा, और मैंने उसे तुरंत ही गले से लगा लिया। जैसे ही हम एक दूसरे से अलग हुए, तभी मैंने सामने अपने दोनों भाइयों और भाभी को देखा। अमित ने आगे बढ़ते हुए मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा, दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मेरे बड़े भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब अमित ने उन्हें बताया कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अमर से प्यार करती थी। अमर की बहन की शादी होने के बाद मेरे बड़े भाई और भाभी खुद अमर के घर पर मेरा रिश्ता लेकर गए, और इस बार तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि अब मैं एक गरीब घर की लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े बिजनेसमैन की बहन थी। इसीलिए अमर के माता पिता ने खुशी खुशी ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, और बस कुछ ही महीनों के बाद मेरी और अमर की खूब धूमधाम से शादी हो गई, और मैं दुल्हन बनकर अमर के घर विदा होकर आ गई। शादी की रात जब मैं कमरे में अमर का इंतजार कर रही थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी वह जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसमें मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन मुझे मेरा परिवार और प्यार दोनों मिल जाएंगे। लेकिन आज हकीकत कुछ और थी। भगवान ने मेरे साथ पहले जो कुछ भी किया हो, लेकिन शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था, और इसीलिए इतने जुल्म और सितम सहने के बाद आज उन्होंने मुझे परिवार और प्यार दोनों ही एक साथ वापस लौटा दिए थे। बस अगर मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी थी, तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाई। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वह जहाँ कहीं भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे और मेरे लिए बहुत खुश होंगे।